लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेटिव मोशन वन डायमेंशन में पढ़ा था। आज हम लोग रिलेटिव मोशन को टू या थ्री डायमेंशन में करेंगे। तो कोई खास अंतर नहीं आता है अगर आपको बेसिक चीजें क्लियर हैं कि रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, तो हम रिलेटिव मोशन को टू या थ्री डायमेंशन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम रिलेटिव मोशन जब टू या थ्री डायमेंशन में करेंगे तो हम वेक्टर का यूज करके उनको आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं 2D लिख देता हूं, हो सकता है कि वो थ्री डायमेंशन में भी हो सकता है, और 3D भी लिख देता हूं। ठीक है, तो आप सिंपल सी एक बात समझें कि अगर कोई भी रिलेटिव मोशन हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वो टू डायमेंशन में अगर है, तो मान लो ये एक रोड है जिसमें एक मैन है जो इस तरफ चलता हुआ जा रहा है। इसकी स्पीड जो है ये 5 मीटर पर सेकेंड की है। ठीक है, यहां पे एक बर्ड है, वो बर्ड किसी डायरेक्शन में उड़ती हुई जा रही है और इसकी वेलोसिटी जो है वो है मान लो 4√2 मीटर पर सेकेंड, और इसने जो एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल से वो 30 डिग्रीज का बनाया। ठीक है, फिर ये हो सकता है कि यहां पर कोई बॉल है जो वर्टिकली नीचे गिर रही है, और इस बॉल की नीचे गिरते समय इसकी वेलोसिटी जो है मान लो 3 मीटर पर सेकेंड की है। ठीक है, तो यहां पर एक मैन है, यहां पर एक बर्ड है और यहां पर एक बॉल है। तो मैन राइट में जा रहा है तो एक्स एक्सिस आ गई, बॉल नीचे गिर रही है तो वाई एक्सिस आ गई, और ये बर्ड किसी रैंडम डायरेक्शन में जा रही है, एक्स वाई प्लेन में ही है, तो इसके पास दोनों एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस आ जाएंगे। अब अगर बर्ड ने बॉल को देखा या बॉल ने मैन को देखा या मैन ने बर्ड को देखा, तो किसको मोशन कैसा दिखता है हम ये जानना चाहते हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो हम एक्सिस डिफाइन करेंगे, और हम ये कह सकते हैं कि हम अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस मानते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस हो जाएगी, और जिसकी भी स्पीड या वेलोसिटी एक्स और वाई डायरेक्शन में नहीं है उनको हम एक्स और वाई डायरेक्शन में ब्रेक कर लेंगे। तो अगर हम 4√2 को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं तो 4√2 cos 45 4 बचेगा, एंड 4√2 sin 45 ये भी 4 बचेगा। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि इसकी स्पीड x और y डायरेक्शन में हमको मिल गई। ये ऑलरेडी x में है तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऑलरेडी y में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो x और y में नहीं था उसको हमने x और y के दो पार्ट पे ब्रेक कर लिया है। अब अगर हमको मोशन निकालना है, और हमें निकालना है मान लो कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय मैन, इसका मतलब समझ में आया, वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय मैन या वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अगर बर्ड को मैन को बर्ड की वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो मैन क्या करेगा, खुद को रोक देगा। और अगर मैन खुद को रोक देगा, क्योंकि जिसको भी मोशन देखना है वो खुद को रोक देता है और अपनी वेलोसिटी दूसरे को दे देता है जिसको देख रहा है, और दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में देता है। तो अगर ये 5 से राइट पे जा रहा था तो क्या इसको 5 लेफ्ट में दे देता, इसके पास 4 ऑलरेडी राइट में था, लेकिन अगर ये अपना 5 लेफ्ट में दे देता तो क्या इसको 1 लेफ्ट में मिल जाता, और अगर 1 लेफ्ट में मिल जाता तो हम ये कहते कि बर्ड के पास 1 की वेलोसिटी लेफ्ट में है और बर्ड के पास 4 की वेलोसिटी ऊपर है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में उसने कोई चेंज नहीं किया है। तो मैन को ऐसा लिखता कि बर्ड 1 से लेफ्ट में जा रही है, मतलब नेगेटिव एक्स में जा रही है, और 4 से ऊपर की तरफ जा रही है। इन दोनों को मिला के बर्ड की नेट वेलोसिटी भी निकाली जा सकती है। ये कहा जाएगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड है विद रिस्पेक्ट टू मैन का डायरेक्शन और इसकी वैल्यू। तो वो निकालने का तरीका आपको पता है कि अगर ये Vx है और ये Vy है, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या लिख सकते थे, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते थे, √1² प्लस 4², तो ये हो जाएगा √17। तो √17 मीटर पर सेकेंड ये मैन को बर्ड की वेलोसिटी लगेगी। और कितने एंगल पे लगेगी, अगर ये एंगल निकालना होगा तो क्या ये एंगल निकाल सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू लिख देंगे 4 Vy बाई Vx 4 डिवाइड बाई 1, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 4। ठीक है, इस तरीके से मैन ने बर्ड की वेलोसिटी को फाइंड आउट किया। सिमिलरली आप किसी के रेस्पेक्ट में किसी की भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब हो सकता है कि ये मैन को बॉल की वेलोसिटी निकालनी है,
तो हम ये लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, यहां पे बी का मतलब बर्ड था, यहां पे बी का मतलब, बी को मैंने बॉल लिखा है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो अगेन मैन को ही वेलोसिटी निकालनी है, तो जिसको वेलोसिटी निकालनी है वो खुद को रोक देगा। तो मैन ने खुद को रोक दिया और अपना 5 जो राइट में था वो उसने बॉल को दे दिया। बॉल के पास हॉरिजॉन्टल कुछ भी नहीं था, तो अपना 5 जब उसने बॉल को दे दिया तो क्या बॉल के पास एक 5 लेफ्ट की तरफ आ गया है, यही वाला 5 लेफ्ट की तरफ आ गया है, और बॉल ऑलरेडी 3 से नीचे की तरफ जा रही थी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों को मिलाकर ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन का वेक्टर। ठीक है, अब इसका वैल्यू और डायरेक्शन निकालना है तो हम एंगल भी निकाल सकते हैं कि एंगल कितना है, और हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 25 प्लस 9 हो जाएगा रूट ओवर 34 मीटर पर सेकेंड। और अगर ये एंगल निकालना होता tan अल्फा, तो tan अल्फा को हम कैसे निकालते हैं, Vy मतलब 3, Vx का मतलब 5, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/5। ठीक है, तो ये तरीका होगा जिसमें हम 2 या 3 डायमेंशन में भी अगर आते हैं तो जिसको भी मोशन देखना होगा वो खुद को रोककर अपनी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन दूसरे वाले को दे देगा इन अपोजिट डायरेक्शन, और वहां से हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा, जो मैं वेक्टर की बात कर रहा था, तो वेक्टर से हम कैसे निकालते हैं इस बात को भी हम समझते हैं। जब वेक्टर से फाइंड आउट करना चाहेंगे तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो तीनों की वेलोसिटी हम रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। तो अगर मुझे तीनों की वेलोसिटी वेक्टर के टर्म में लिखनी होती तो क्या वेलोसिटीज लिखी जाती वेक्टर के टर्म में, तो वेलोसिटी ऑफ मैन अगर मुझे लिखना है वेक्टर के टर्म में, तो क्योंकि मैन एक्स एक्सिस में ही जा रहा है तो इसको सिर्फ मिलेगा 5 आई कैप। आई कैप उसको डायरेक्शन देने का काम कर रहा है। उसी तरीके से अगर मुझे बॉल की वेलोसिटी लिखनी है, वेलोसिटी ऑफ बॉल वेक्टर के टर्म में, तो ये नीचे आ रहा है, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस है, और नेगेटिव वाई एक्सिस है मतलब जे कैप आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ, तो -3 जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ बर्ड अगर हमें लिखनी है तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड क्या आ जाएगी, एक्स कंपोनेंट इसका 4 है तो 4 आई कैप, और y कंपोनेंट भी इसका 4 है तो 4 j कैप। ये तीनों की वेलोसिटीज आ गई इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। अब अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमने दो चीजें यहां फाइंड आउट करी हैं। एक फाइंड आउट किया है कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन, और दूसरा निकाला था वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना चाहते हैं तो इसका और कौन सा तरीका हो सकता है, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि हम जब लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मैं यहां लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको हम क्या लिखते थे वेक्टर के टर्म में, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये भी लिख सकते थे। आपको पहली क्लास रिलेटिव मोशन में यही मैंने समझाना शुरू किया था। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये भी लिखना सही है एकदम, क्योंकि यही रिलेशन हमें पता है। अब बर्ड की वेलोसिटी कितनी है, आप देख सकते हैं कि बर्ड की वेलोसिटी है 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो इसे लिखेंगे 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। कितनी है वेलोसिटी ऑफ मैन, 5 आई कैप, तो यहां से हमको मिल जाएगा माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब आप देख सकते हैं कि ये माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप है, मतलब x कंपोनेंट -1 का है। यहां भी अगर आप देखते तो x कंपोनेंट लेफ्ट साइड में है इसीलिए वो -1 का है, और y कंपोनेंट 4 का है तो y कंपोनेंट 4 का है। जैसा कि हमने वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, रूट ओवर x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट ओवर 17 मीटर पर सेकेंड। और ये एंगल कितना बनाता है हॉरिजॉन्टल से, ये भी आपको बताया गया था, tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट कितना है 4, x कंपोनेंट -1, इसका मैग्नीट्यूड 4, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4।
ठीक है, तो ये तरीका हम वेक्टर के टर्म से कर सकते थे, और इसको मैंने आपको बताया कि जिसको भी मोशन देखना है वो खुद को रोककर अपनी वेलोसिटी दूसरे वालों को अपोजिट डायरेक्शन में दे सकता है। ठीक है, वेक्टर का तरीका इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब 3 डायमेंशन आ जाते हैं तो इस तरीके से करना ज्यादा बेहतर रहता है, या 2 डायमेंशन में भी हम वेक्टर से करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब अगर यहां पर आते और हमें कैलकुलेट करना होता वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या लिख सकते थे इसको? इसको हम लिख सकते थे वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये लिख सकते हैं। बॉल की वेलोसिटी कितनी थी? बॉल की वेलोसिटी थी -3j कैप, माइनस मैन की वेलोसिटी कितनी है? मैन की वेलोसिटी है 5i कैप। क्योंकि हम i कैप हमेशा पहले लिखते हैं तो -5i कैप माइनस 3j कैप, ये बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन हमको मिल गई। ठीक है, -5i कैप मतलब x कंपोनेंट नेगेटिव है, -3j कैप मतलब y कंपोनेंट भी नेगेटिव है, और अगर हमें इसकी वैल्यू या मैग्नीट्यूड निकालना होता तो बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन का जो मैग्नीट्यूड आता वो हो जाता √5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो √34 मीटर पर सेकेंड, जो यहां पर भी हमको मिला था। और इसी का अगर हमको डायरेक्शन निकालना हो तो tan अल्फा इज इक्वल टू y कंपोनेंट -3, x कंपोनेंट -5, इसका मॉडुलस सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, तो ये आ जाता है 3/5, तो वही आंसर आ जाता है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5। तो हम किसी भी रिलेटिव मोशन को वेक्टर के टर्म में आसानी से कर सकते हैं। 1 डायमेंशन में भी कर सकते थे, 1 डायमेंशन में भी वेक्टर आप लिख सकते थे, लेकिन वेक्टर का ज्यादा यूज तब आता है जब हम 2 डायमेंशन में आते हैं। 2 डायमेंशन में वेक्टर को i j o k या 3 डायमेंशन में i j o k कैप के टर्म में लिखें, और अगर वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b निकालनी है तो ये फॉर्मूला होता है जिससे हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इतनी बात हमने समझी है तो अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, कार A is moving towards east with 5 meter per second, and car B is moving towards north with 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों ही कार 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, बट एक ईस्ट में जा रही है, एक नॉर्थ में जा रही है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो हमें कार B की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार A फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसा कि हमको पता है जहां तक हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम एक्सिस इस तरीके से बनाते हैं, एक्स एक्सिस को हम ईस्ट डायरेक्शन मानते हैं, वाई एक्सिस को हम नॉर्थ डायरेक्शन मानते हैं। ये ऑब्वियसली नॉर्थ का अपोजिट साउथ हो जाएगा और ये ईस्ट का अपोजिट वेस्ट हो जाएगा। ये हमको डायरेक्शन हम ऐसा मानते हैं। अब अगर हमको दिया है कि कार A इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ 5 मीटर पर सेकेंड, तो कार A जो है वो ईस्ट की तरफ मतलब एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, 5 उसकी वैल्यू है, और क्या यूनिट वेक्टर आई कैप्स उसका डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से कार B की वेलोसिटी लिखनी है, कार B की वेलोसिटी में 5 उसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ मतलब वाई एक्सिस की तरफ है, तो ये 5j कैप आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, मतलब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। तो वेलोसिटी ऑफ B कितनी है, 5j कैप है, वेलोसिटी ऑफ A कितना है, 5 कैप है। हमेशा हम i कैप को पहले लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -5 कैप प्लस 5j कैप, ये वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। अब ये जो वेक्टर आया है हम ये डिसाइड कर सकते हैं कौन से कोऑर्डिनेट में है, क्योंकि x कंपोनेंट नेगेटिव आया है तो ये नेगेटिव कंपोनेंट हो गया, y कंपोनेंट पॉजिटिव आया है तो y कंपोनेंट पॉजिटिव हो गया। तो नेगेटिव और पॉजिटिव को मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर आएगा जिसको हम क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A,
ये कहीं इस क्वाड्रेंट में आना चाहिए, x कंपोनेंट नेगेटिव, y कंपोनेंट पॉजिटिव। और ये जो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a आया है, इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालने को कहा जाता है तो कैसे निकालते हैं, √(-5) का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 5√2। ये वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट का मैग्नीट्यूड हो गया। और ये कितने एंगल पर जा रहा है, ये थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू आ जाती y कंपोनेंट मतलब 5, x कंपोनेंट मतलब -5, इसकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, थीटा हो गया 45 डिग्रीज। और अगर ये थीटा 45 डिग्रीज है तो क्या ये इन दोनों के बीचों बीच जाएगा? और नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन किस तरफ है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। ठीक है, तो कार बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार ए, कार ए ने जब कार बी को देखा तो कार ए वाले को ऐसा लगता है कि कार बी नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही है और उसकी जो स्पीड है वो 5√2 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर कार बी की वेलोसिटी कार ए निकालता है और कार ए की वेलोसिटी कार बी निकालता है, अगर ए को बी जिधर भी जाता हुआ लगता है, बी को ए उसका ठीक अपोजिट जाता हुआ लगता है सेम स्पीड से, तो अगर ये डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का है तो ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगा। मतलब कार ए वाला अगर कार बी को देखता है तो कार ए वाले को कार बी इधर जाती हुई दिखती है, तो उसका अपोजिट कार बी वाले को कार ए इस तरफ मतलब साउथ ईस्ट में जाती हुई दिखेगी। वैल्यू कितनी, आंसर वही रहेगा 5√2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर कार ए से पूछा जाता तो वो कहता कार बी नॉर्थ वेस्ट में जा रही है, और अगर कार बी से बोला जाता तो कार बी कहता कि कार ए साउथ ईस्ट की तरफ जा रही है, स्पीड सेम रहती 5√2 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, तो यहां पर हमने इस बात को समझा कि हम किस तरीके से वेक्टर का यूज करके उनके डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, या नेक्स्ट क्वेश्चन में आने के पहले एक चीज और समझते हैं। अगर मैं ऐसा कभी लिखता हूं कि वेलोसिटी ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ 4 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1? ठीक है, यही तो बताया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और वेलोसिटी ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू 1 का मतलब वेलोसिटी ऑफ 4 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। अब वेलोसिटी ऑफ 4 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 को देखना, मैं क्या चेंज करता हूं, मैंने इसको लिख दिया वेलोसिटी ऑफ 4 माइनस वेलोसिटी ऑफ 3। 3 कहीं था नहीं, तो 3 मैंने माइनस किया है तो 3 को प्लस भी करना पड़ेगा, तो मैंने वेलोसिटी ऑफ 3 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 लिख दिया। 2 कहीं था नहीं तो 2 मैंने माइनस किया तो प्लस भी करना पड़ेगा, और वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। अगर इस रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 4 है और 1 है, मैंने 3 माइनस किया तो 3 प्लस हो गया, तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 माइनस किया तो 2 प्लस किया तो 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमको v4 माइनस v1 ही मिलेगा। लेकिन ये जो v4 माइनस v3 आया है ये बेसिकली है वेलोसिटी ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू 3। क्यों, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ 4 माइनस वेलोसिटी ऑफ 3, वेलोसिटी ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू 3, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, और ये है वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो हमको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू 1 को इस तरीके से लिखा जा सकता है, velocity of 4 with respect to 1 is equal to 4 with respect to 3 plus 3 with respect to 2 plus 2 with respect to 1। क्या मतलब हुआ इसका, मान लो हमें एक सी में एक शिप जा रही है, हम सी को नहीं देख सकते, हम यहां पर खड़े हैं, लेकिन सी में एक शिप जा रही है और हमें बताना है कि शिप की वेलोसिटी कितनी है। तो हमने कार को देखा तो हमने कार की वेलोसिटी को कैलकुलेट किया, कार वाले ने एरोप्लेन वाले को देखा
तो कार वाले ने एरोप्लेन की वेलोसिटी को कैलकुलेट किया, और एरोप्लेन वाले ने शिप को देखा तो एरोप्लेन वाले ने शिप की वेलोसिटी को कैलकुलेट किया। ठीक है, तो हमें निकालना है शिप की वेलोसिटी हमारे अकॉर्डिंग कितनी है। तो शिप की वेलोसिटी एरोप्लेन वाला निकालेगा, एरोप्लेन की वेलोसिटी कार वाला निकालेगा, और कार की वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, तो हमारे हिसाब से शिप की वेलोसिटी आ जाएगी। तो 4 की वेलोसिटी 1 को निकालनी है, तो 4 को 1 देख नहीं पा रहा है, तो 4 को 3 देख रहा है, तो 4 की वेलोसिटी 3 निकाल लेगा। अब 3 को 2 देख रहा है, तो 3 की वेलोसिटी 2 निकाल लेगा, और 2 को हम देख रहे हैं तो 2 की वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाता है वेलोसिटी ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जब हम किसी की रिलेटिव वेलोसिटी किसी 4th पर्सन, 5th पर्सन, 10th पर्सन, ऐसी चेन बनती जाएगी और हम उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया है, क्वेश्चन ये है कि मैन is running towards east with 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैन ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। अगर मैन ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो किसके रेस्पेक्ट में जा रहा है? अगर कुछ नहीं दिया है तो हमेशा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। जैसे मैं कहता हूं कि कार ईस्ट की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो कौन देख के बता रहा है ईस्ट की तरफ ट्रेवल कर रही है? तो वो ग्राउंड जो रुका हुआ है वो देख के बता रहा है। तो अगर मैंने लिखा है कि मैन इज रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट विद 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये मैन की वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, फिर ऐसा लिखा हुआ है, man observes that a car is moving towards north with 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैन ने ऐसा देखा कि एक कार जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। मैन को ऐसा लग रहा है, हो सकता है कार ओरिजिनली कहीं और जा रही हो, मैन को ऐसा लगता है कि कार नॉर्थ की तरफ जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, द ड्राइवर ऑफ द कार ऑब्जर्व्स दैट एन एरोप्लेन travels towards west with 200 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, ये कार के ड्राइवर ने उस एरोप्लेन को देखा, और आगे लिखता है फिर कि द पायलट ऑफ एन एरोप्लेन observes a submarine मतलब पनडुब्बी going vertically downwards in the sea with 20 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सबमरीन। अगर सिर्फ लिखा है कि सबमरीन की वेलोसिटी निकालो, मतलब वो ग्राउंड के हिसाब से निकालो। सबमरीन जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, लेकिन उसको देखा किसने है? उसको देखा है पायलट ने। तो पायलट के हिसाब से उसकी वेलोसिटी 20 की है, लेकिन ग्राउंड के हिसाब से उसकी वेलोसिटी कुछ और आ सकती है। तो इन सारी इंफॉर्मेशंस को जब हम सॉल्व करने के लिए नोट करेंगे तो एक बात और आप समझे यहां पे, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो मैंने डायरेक्शन में पहले भी बताई थी, कि अगर हम ये कहते हैं कि ये डायरेक्शन ईस्ट है और ये डायरेक्शन वेस्ट है,
तो नॉर्थ और साउथ के जो डायरेक्शंस होते हैं वो कुछ इस तरीके होते हैं, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। ये ऑब्वियसली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक ही प्लेन पर होते हैं। जब इस तरफ जाते हैं तो ये डायरेक्शन हम अपवर्ड्स का कहते हैं, ऊपर की तरफ, और जब इधर आते हैं तो ये डायरेक्शन हम डाउनवर्ड्स का कहते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शंस हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अलावा अपवर्ड और डाउनवर्ड भी अगर इंक्लूडेड है तो इस तरीके को आपको याद रखना है। अब हम जहां तक एक्सिस की बात है तो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हमारे पास वाई एक्सिस होती है, और जो अपवर्ड डायरेक्शन होगा इसको हम जेड एक्सिस लेंगे। ठीक है, ईस्ट की तरफ हम एक्स एक्सिस लेते ही थे, नॉर्थ की तरफ हम वाई एक्सिस लेते ही थे, अपवर्ड की तरफ जेड एक्सिस आएगा। अब एक एक करके इंफॉर्मेशंस को नोट करें। मैन इज रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये मैन की वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में? आप कह सकते हो ये मैन की वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, कितनी है? 5 किलोमीटर या 5। अच्छा, किस तरफ है? ईस्ट। ईस्ट का मतलब एक्स एक्सिस, तो वेक्टर के टर्म में 5 आई कैप लिख देते हैं। फिर हमको दिया हुआ है कि मैन ने कार को देखा, तो मैन को वो कार 10 की स्पीड से जाती हुई लगती है, तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि कार को मैन ने देखा है, वो कितना है? 10। और किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में दिया हुआ है, विद द नॉर्थ विद 10 किलोमीटर पर आवर। नॉर्थ की तरफ कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस 10 j कैप। अब उस कार के ड्राइवर ने एरोप्लेन को देखा, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू कार कितना दिखा है? 200 किलोमीटर पर आवर वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो -200 आई कैप। और लास्ट में हमको दिया है कि एरोप्लेन वाले ने सबमैरिन को देखा, तो वेलोसिटी ऑफ सबमैरिन विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन, क्योंकि पायलट एरोप्लेन के अंदर ही है, और सबमैरिन उस एरोप्लेन से देखने पर 20 की स्पीड से जाती हुई लगती, लेकिन किस तरफ? वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड, z ऊपर है तो नेगेटिव z, तो नेगेटिव z से क्या लिख देंगे? -20 के क्या। ये तीनों एक्सिस यहां पे इन्वॉल्व है, 3 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन हो रहा है। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ सबमैरिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो सबमैरिन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो सबमैरिन को एरोप्लेन वाले ने देखा, प्लस एरोप्लेन वाले को कार वाले ने देखा, प्लस कार वाले को मैन ने देखा, प्लस मैन को ग्राउंड ने देखा। ये लिख सकते हैं सबमैरिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो सबमैरिन को पहले एरोप्लेन ने देखा, फिर एरोप्लेन को कार वाले ने देखा, फिर कार वाले को मैन ने देखा, फिर मैन को ग्राउंड ने देखा। अब इन सब को जोड़ देना है, तो सबमैरिन विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन पता है, एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू कार पता है, कार विद रिस्पेक्ट टू मैन पता है, मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है। जब सब जुड़ जाएंगे तो आई कैप वाले सारे टर्म एक संग जुड़ जाएंगे, तो आई कैप कहां कहां पर है? 5 और ये, तो कितना बचेगा? -195 आई कैप। जे वाले सारे टर्म जुड़ जाएंगे, जे सिर्फ यहां पर है तो +10 जे कैप, और के वाले सारे टर्म जुड़ जाएंगे तो के सिर्फ यहां पर है तो -20 के कैप। ये वेलोसिटी ऑफ सबमैरिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और अगर इसका हमको वैल्यू निकालनी होती तो हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। सबमैरिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड कितना होता? √(-195 का स्क्वायर +10 का स्क्वायर +-20 का स्क्वायर, इतनी उसकी स्पीड आ जाती है। ठीक है, तो अगर 3 डायमेंशन में भी इन्वॉल्व है तो कोई बात नहीं, आपको डायरेक्शंस क्लियर होना चाहिए, ईस्ट की तरफ x, नॉर्थ की तरफ y और ऊपर की तरफ z, और इसका यूज करके हम इस बात को फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी की वेलोसिटी किसी के रेस्पेक्ट में निकाली जा सकती है। ठीक है, चलो ठीक है, तो उसके बाद हम अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है। A ship A, या सिर्फ शिप पे लिखता हूं, शिप A is going 30 degree north of east
find the direction and speed of ship B such that ship A always appears to be north of ship B। मतलब क्या है क्वेश्चन का कि एक शिप जो है वो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो अगर मैं डायरेक्शंस बनाऊं, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, इधर साउथ होता इधर वेस्ट होता, सॉरी इधर साउथ होता इधर वेस्ट होता, तो जो शिप ए है वो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्या यहाँ पे डायरेक्शन आता है, ये एंगल हो गया 30 डिग्री का, 30 डिग्री किस तरफ गए हैं, नॉर्थ की तरफ, कहां से गए ईस्ट, तो ये डायरेक्शन है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और इस तरफ कोई एक शिप है जो चलती हुई जा रही है, ठीक है, इस तरफ उस शिप का मोशन हो रहा है। अब ये कहता है कि शिप ए अगर इस तरफ जा रही है, उसकी स्पीड के बारे में भी दिया हुआ है कि जो उसकी स्पीड है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, विद स्पीड भी देना चाहिए, स्पीड नॉर्थ ऑफ शिप बी, इफ स्पीड ऑफ शिप ए इज 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऐसा कुछ है। मतलब जो शिप ए है ये 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ जा रही है, इसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर की है, और शिप बी किधर जा रही है ये हमको नहीं बताया गया है, और यही पूछा गया है कि शिप बी किधर जाए और कितनी स्पीड से जाए, जिससे कि उसको ऐसा लगे कि शिप ए हमेशा किस तरफ है, appears to be north of ship B, मतलब बी वाले को हमेशा शिप उसके नॉर्थ में दिखे, मतलब अगर बी वाला इधर है तो उसको शिप हमेशा उसके नॉर्थ में दिखे, बी वाला कहीं इधर आ जाए तब भी शिप उसको हमेशा उसके नॉर्थ में दिखे, तो बी वाले को उस शिप को हमेशा नॉर्थ में देखना है, तो शिप बी को किधर जाना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली किधर जाना चाहिए ये सवाल होता तो बहुत सारे डायरेक्शन पॉसिबल हैं, तो हमको यहां पर किधर जाना है ये नहीं पूछेगा, हमको ये पूछेगा कि कितनी स्पीड से जाना है, तो मैं थोड़ा सा यहां पे चेंज करता हूं, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ, ऐसा लिख देते हैं, शिप ए गोइंग टूवर्ड्स east, find speed of ship B, find speed of ship B such that ship A always appears to be north of ship B। मतलब अब क्वेश्चन ओवरऑल क्या बन गया है कि हमको ये पता चल गया कि भाई जो शिप B है वो किस तरफ जा रही है, शिप B ईस्ट की तरफ जा रही है, और शिप B अगर ईस्ट की तरफ जा रही है तो शिप बी अगर यहां पर है तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि शिप ए उसके नॉर्थ में है। अब अगर शिप बी यहां पहुंच जाएगी तो शिप ए जब इधर हो तो शिप बी यहां पहुंच जाए, जिससे अगेन बी को लगे कि ये उसके हमेशा नॉर्थ पे है। तो अब हमसे यही पूछा गया है कि ये बी कितनी स्पीड से चले, बी कितनी स्पीड से चले जिससे कि उसको हमेशा ऐसा लगे कि शिप ए उसके हमेशा नॉर्थ पर है। दोनों के डायरेक्शंस आपको बता दिए गए हैं कि शिप ए इस तरफ मोशन कर रहा है, शिप बी इस तरफ मोशन कर रहा है, शिप ए की स्पीड हमको दी है, शिप बी की स्पीड हमसे पूछी गई है, जिससे कि इस बी को हमेशा उसके नॉर्थ की तरफ लगे। तो एक तरीका है जो लॉजिक से आ जाता है, दूसरा तरीका है जो मैथमेटिकली आता है। तो पहले मैं मैथमेटिकल तरीका बता दूं। अगर हमें शिप बी की वेलोसिटी नहीं पता तो हम ऐसा मान सकते हैं कि शिप वी की वेलोसिटी है, मान लो वी आई कैप। आई कैप तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये शिप ए जो है ये इस तरफ जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है नहीं है तो मैंने वी मान लिया और डायरेक्शन देने के लिए उसको वी आई कैप लिख दिया। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ शिप ए ये हमको दिया हुआ है, कितना है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ये 20 के हम दो कंपोनेंट ले सकते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जो पढ़ा था क्या लिख सकते हैं
20 cos 30 i कैप, 20 का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा 20 cos 30 i कैप, और 20 का वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा 20 sin 30 j कैप, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये ए और बी की वेलोसिटी आ गई। अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये क्यों निकालना है? क्योंकि हमसे लिखा गया है कि द स्पीड ऑफ शिप बी सच दैट द शिप ए ऑलवेज अपीयर्स नॉर्थ ऑफ शिप बी। मतलब बी को ऐसा लगता है, बी को ऐसा लगता है कि ये हमेशा उसके नॉर्थ पर है, तो हम एक स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं, और एक स्पीड अगर विद रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं तो क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये कर सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर हम निकालते हैं तो ए में से बी माइनस करते हैं तो आई कैप में से आई कैप माइनस हो जाएगा, और ये लिख सकते हैं 20 cos 30 20 cos 30 आई कैप माइनस कितना v, या 20 cos 30 माइनस v एक संग लिख देते हैं, 20 cos 30 माइनस v आई कैप के संग आ जाएगा, और दूसरा टर्म क्या आएगा? वी ए माइनस वी में ये बच जाएगा, प्लस 20 sin 30 j कैप। ये दो टर्म्स आ गए। अब आगे समझिए हमें करना क्या है। हमें ऐसा लिखा है कि कार बी को ऐसा, सॉरी शिप बी को ऐसा लगता है कि शिप ए हमेशा उसके नॉर्थ में है। अगर शिप बी को ऐसा लगता है कि शिप ए हमेशा उसके नॉर्थ में है, तो ये जो आई कैप बता रहा है ये ईस्ट बता रहा है, और ये जो बता रहा है जे कैप वो नॉर्थ बता रहा है। लेकिन क्योंकि शिप बी को हमेशा शिप ए नॉर्थ की तरफ जाती हुई लगती है, तो ये वाला जो पार्ट है ये अगर जीरो हो जाएगा तो क्या सिर्फ जे कैप बचेगा? फिर हम कह सकते हैं कि ए की स्पीड अगर बी निकालता है तो सिर्फ जे कैप बचता है, मतलब बी को ऐसा लगता है कि जे कैप मतलब सिर्फ नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो ये वाला पार्ट जीरो होना पड़ेगा अगर शिप बी को ऐसा लगना है कि शिप ए नॉर्थ की तरफ है, और अगर ये पार्ट जीरो होगा तो 20 cos 30 को v के बराबर होना पड़ेगा। ये पार्ट अगर जीरो है और v की वैल्यू आ जाएगी 10√3 के बराबर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 10√3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए शिप, किसकी शिप की? शिप बी की, जिससे कि उसको शिप ए हमेशा नॉर्थ की तरफ लगे। ठीक है, तो मैथमेटिकली हमने क्या किया? हमको शिप ए की डायरेक्शन पता था और स्पीड पता थी, तो हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लगाकर उसकी वेलोसिटी लिख दी। शिप बी के बारे में हमको सिर्फ डायरेक्शन पता था तो वैल्यू मानी, और हमने उसकी वैल्यू लिख दी वी आई कैप। अब हमने ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकाली, और ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकालने में वी ए माइनस वी बी किया, और जब ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में आएगी तो ए की वेलोसिटी बी के हिसाब से ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बी को हमेशा अगर नॉर्थ दिखता है, बी को हमेशा ए अपने नॉर्थ में दिखता है, तो बी के हिसाब से ए के पास ईस्ट वाला जीरो होना चाहिए। तो बी के हिसाब से ए का ईस्ट वाला टर्म जीरो होना चाहिए, तो जीरो करके हमने इस आंसर को निकाला। ठीक है, दूसरा लॉजिक का क्या मतलब है? लॉजिक का मतलब यह है कि आप इस बात को समझें कि अगर ये वाली शिप को हमेशा ऐसा लगता है कि ए वाला हमेशा उसके नॉर्थ की तरफ ही खड़ा हुआ है, हमेशा उसके नॉर्थ की तरफ ही है, ऐसा तब होगा, जैसा हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी पढ़ा था, कि अगर ये जो 20 किलोमीटर पर आवर से ये जो शिप जा रही है, इस शिप की दो वेलोसिटीज हैं। ठीक है, अगर ये शिप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, शिप ए है, इसकी स्पीड 20 है, तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक पार्ट आएगा वर्टिकल, एक पार्ट आएगा हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री का एंगल है। 20 cos 30 करते तो ये कितना आता? 10√3। 20 sin 30 करते कितना आता? 10। तो ये शिप जो ए है वो 20 की वेलोसिटी से जा रही है, इसका एक x कंपोनेंट है, इसका एक y कंपोनेंट है, और ये जो शिप नीचे है ये तो ईस्ट की तरफ ही जा रही है, इसके पास सिर्फ कौन सा कंपोनेंट है? x कंपोनेंट है। अगर इसका x कंपोनेंट इसके x कंपोनेंट के बराबर हो जाए तो क्या मैं अगर b से कहता कि a को निकालो, अगर मैं कहता b से a को निकालो, तो b क्या करता कि अपनी वेलोसिटी जो राइट डायरेक्शन में है वो उसको लेफ्ट की तरफ दे देता, और अपना v अगर उसको लेफ्ट की तरफ दे देता तो v लेफ्ट की तरफ आता,
10√3 इधर आता, अगर ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाते तो क्या सिर्फ वर्टिकल बच जाता? और अगर सिर्फ वर्टिकल बच जाता तो बी कहता ए को अगर सिर्फ वर्टिकल या सिर्फ नॉर्थ की तरफ जाना है तो उसको हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट को 0 करना पड़ेगा, और अपना वी जब लेफ्ट की तरफ देगा तो वी इतना दे दे कि 10√3 को कैंसिल कर दे, जैसे कि हॉरिजॉन्टल का पार्ट कैंसिल हो जाए और सिर्फ नॉर्थ की तरफ बचे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि वी की वैल्यू 10√3 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने इस डायग्राम को देख के समझा, और ये पूरा वेक्टर के टर्म में हम कैसे करना है इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है।